तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बूढ़ी काकी किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती है। शॉर्ट में हमने कहानी देखी थी। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। पाठ में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हर बच्चे, हर विद्यार्थी किताब में ठीक तरह से ध्यान देगा, क्योंकि ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम सीधा पाठ में प्रवेश करते हैं। तो हर विद्यार्थी किताब में ध्यान देगा, तो लाइन टू लाइन ध्यान दे तो ही समझ में आएगा। और ये कहानी इस प्रकार की है कि एक बार स्टोरी पता चल गई तो बहुत ही बढ़िया मजा आएगा। ठीक है, थोड़ी करुण कथा है और उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त भी चाहिए। तो हम पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। लोग कर लो बात। बुढ़ापा बहुधा मतलब ज्यादातर बचपन का पुनरावर्तन हुआ करता है। बचपन का पुनरावर्तन हुआ करता है, इसका मतलब ये है कि बच्चों की तरह बूढ़े सभी प्रकार के काम करते हैं। कभी उन्हें बार बार पुकारना पड़ता है, वे अपनी ही धुन में खोए रहते हैं, अपना ही कुछ, वो कुछ जो कुछ कहते हैं अपना ही सही हो, या तो बार बार कहने पर भी उन्हें समझ में नहीं आता। कभी कभी जिस प्रकार बच्चे, छोटे बच्चे जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार बूढ़े भी व्यवहार करते हैं। इसीलिए यहाँ लेखक प्रेमचंद जी ने बहुत ही बढ़िया बात बता दी, क्या कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। सिर्फ देखा जाए तो बूढ़ी काकी के पास अब जीवा के सिवा, जबान के सिवा स्वादेंद्रियां, सिर्फ जीभ ही एक ऐसी चीज थी, वही उसके पास अब रह गई थी। बाकी हाथ पैर अपने शरीर ने जवाब दे दिया था। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। बस बेचारी हाथ पैर जैसे तैसे करके चला सकती थी। जबान ही एक ऐसी चीज थी उसके पास जो उसे खाने की ओर आकर्षित कर रही थी, आकृष्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। और इसके सिवा उसके पास और कोई उपाय नहीं था, कोई सहारा नहीं था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। लेखक क्या कहते हैं कि बूढ़ी काकी, उसका शरीर पूरा बुढ़ापा आ गया था, शरीर में कोई जान ही नहीं बची हो, शरीर निर्जीव सा हो गया था। हाथ पैर जवाब दे चुके थे। उठने की कोशिश करती, जैसे तैसे करके उठती थी, चलने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे लकड़ी के सहारे उसे चलना पड़ता था। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उसका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अगले वीडियो में हमने बात कही थी उसी प्रकार कोई बाजार से घर में कोई नई चीज पंडित बुद्धिराम या कोई भी लाता, बच्चों को खाने दिया जाता था। वो चीजें उसे भी मिले यह चाहती थी, या समय पर उसे खाना न मिले। तो बूढ़ी काकी जोर जोर से रोने लगती थी। बहुत ही, उनका रोना साधारण नहीं था, जोर जोर से गला फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बूढ़ी काकी के पति स्वर्गवास हो गए थे। 2 जवान बेटे भी काफी समय के बाद वो चल बसे थे। अब उसके परिवार में कोई नहीं था, उसका सहारा कोई नहीं था। उनके पति स्वर्गवास सिधारे कई साल बीत गए थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसके परिवार में सिर्फ अब दूर का भतीजा पंडित बुद्धिराम रहा है, इसके सिवा और कोई नहीं था। और
उनके बेटे जो थे वो भी तरुण होकर बेचारे चल बसे थे। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। हमने पहले छोटी सी बात में, वो छोटी सी शॉर्ट स्टोरी में हमने बात की। उसी प्रकार पंडित बुद्धिराम, बूढ़ी काकी ने पूरी संपत्ति पंडित बुद्धिराम के नाम लिख दी थी, क्योंकि वो दूर का भतीजा था, आखिर परिवार का एक सदस्य था। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए कि मैं आपकी सेवा करूंगा, ठीक से आपकी देखभाल करूंगा, आपको कोई हानि नहीं होने दूंगा, कोई दुख नहीं आने दूंगा। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थिति के अनुसार सब धीरे पंडित बुद्धिराम भूल गया, क्योंकि अब बूढ़ी काकी की संपत्ति जो उसके हाथ में आ गई है। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय बहुत ही लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। बस सपने जो कोई दिखाए, कोई हवा में बात करे, जो कोई सब्जबाज दिखाना मतलब बेआधार की बात करना, जिसका कोई आधार न हो, इस प्रकार की बात करना, नींव बगैर की बात, सिर पैर बगैर की बात, जिसका कोई मूल्य ना हो, इस प्रकार के लंबे चौड़े वादे किए, तरह तरह प्रकार की बातें पंडित बुद्धिराम ने बताई, लेकिन वो कर न सका। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम भी न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। जैसे ही पंडित बुद्धिराम ने संपत्ति हथिया ली, धीरे धीरे पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी सेवा करना भूल गए, और अब धीरे धीरे समय के साथ उसकी सेवा भूल गए और उसकी सेवा करना भी भूल गए, और ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। सेवा की दूर की बात, ठीक समय पर उसे खाना भी नहीं मिलता था, और खाना मिलता वो भी कम मात्रा में, और वो भी ठीक तरह से नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते, और घर में ही पंडित बुद्धिराम और रूपा गलत तरीके से, यानी कि बुरा व्यवहार करते बूढ़ी काकी से। इसका असर बुकराम और लाडली पर पड़ता, और या आजू बाजू परिवार पर पड़ता। तो बच्चे बूढ़ों के प्रति विद्वेष रखते हैं, यह बात यहाँ साबित हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और समाज में आजू बाजू परिवारों में यही बात प्रचलित थी कि जब भी बूढ़ी काकी उसे भूख लगती है तब गला फाड़ फाड़ कर रोती है। हकीकत यह नहीं थी। काफी बच्चे भी उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, कोई चुटकी काट कर भागता, कोई पानी की कुल्ली कर देता, इसीलिए बेचारी असहाय बूढ़ी काकी रोती। लेकिन बात वही प्रसिद्ध थी, कौन सी, कि जब उसे भूख लगती है तभी बूढ़ी काकी जोर जोर से गला फाड़ कर रोती, लेकिन हकीकत यह नहीं थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। अगर पूरे परिवार में देखा जाए तो बूढ़ी काकी के प्रति हमदर्द जो कोई हो उसका, तो वह थी लाडली। उसे प्यार करती थी, दादी से उसका लगाव था। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयां या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। जो भी उसे चीज मिले वो बूढ़ी काकी के पास जाकर उसके पास बैठकर खाया करती। क्यों? क्योंकि मुखराम और उसका भाई उसे तंग करते, उसे मिली चीज भी वो ले लेते।
इसीलिए उससे कोई मांगे ना, इस हिसाब से वो बूढ़ी काकी की गोद में बैठकर खाया करती थी। और यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। एक बात देखा जाए तो लाडली जो कुछ चुरमुर या जो कुछ चीजें या मिठाइयाँ मिलती बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। एक तरफ देखा जाए तो मुकरम और उसके भाई से वो बचकर बूढ़ी काकी के पास बैठ जाती, लेकिन बूढ़ी काकी भी थोड़ा कुछ उनमें से खाती। हाँ, उससे बेहतर तो ये, यानी कि लाडली इसीलिए बूढ़ी काकी के पास चली जाती कि उसका भाई दोनों भाइयों से बचकर थोड़ा कुछ उसे नसीब हो, और वो बूढ़ी काकी को भी नसीब में लाडली थोड़ा कुछ दिया करती थी और उसे भी खिलाया करती थी। इसीलिए रक्षागार यानी कि बूढ़ी काकी की शरण उसे अच्छी लगती थी लाडली को। देखो, इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। दोनों का स्वार्थ है, लाडली का भी स्वार्थ ताकि मैं भाइयों से बच सकूं, मेरी मिठाइयां बचा सकूं। बूढ़ी काकी के पास, और बूढ़ी काकी के पास जाती तो वो बच जाती, थोड़ी कुछ बूढ़ी काकी को भी मिल जाती तो वो रक्षा करती कि नजदीक नहीं आने देती थी बूढ़ी काकी, लेकिन फिर भी बच्चों से वो बचकर दूर नहीं रह सकते थे। संपूर्ण परिवार में काकी का यही अनुराग रखने वाली यही लाडली थी जो उनसे प्रेम किया करती थी। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्वक नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। पूरा वातावरण यहाँ बताया है। शाम जैसे जैसे ढलती गई, शाम का समय कहा गया, शाम का समय था, शहनाइयां बज रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे सब आश्चर्यचकित नेत्रों से सब देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। सब ये जो शहनाइयां ढोल नगाड़े बज रहे थे उसका रसास्वाद कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुकराम का तिलक आया है, क्योंकि इसीलिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयां इसीलिए बज रही है कि पंडित बुद्धिराम और रूपा का बड़ा बेटा जो है मुकराम, उसका तिलक आया है। तिलक यानी कि मंगनी हो रही है, सगाई हो रही है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। दूर दूर से मेहमान आ रहे थे, गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे, सब प्रबंध में व्यवस्था में जुड़ी हुई थी रूपा, और स्त्रियां घर में गाना गा रही थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पुड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। शाम का समय और सगाई का वक्त, तरह तरह प्रकार की मिठाइयां पकवान बन रहे हैं और चारों ओर मसालों की सुगंध फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। उस समय कौन अपनी कोठरी में बैठा हुआ था? बूढ़ी काकी। वेरी गुड। बूढ़ी काकी उस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। मिठाइयों की सुगंध बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर आया क्यों नहीं? अरे काफी समय हो गया, मुझे भूख लगी, मेरा वक्त निकल जा रहा है, आज बड़ी देर कर दी। क्या हो गया? आज मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, मुझे वक्त पर नहीं दिया जा रहा है। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शुकन के डर से वे रो न सके। और बूढ़ी काकी को मुझे खाना नहीं मिला, सब मेहमान खाना खाकर चल गए, तब तक मुझे याद नहीं किया। इस विचार से बूढ़ी काकी को रोना तो आया, लेकिन अब शुकन की डर से वो रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी।
तरह तरह प्रकार की पुड़ियां तली जा रही थी, इसीलिए तरह तरह प्रकार के मंसूबे सोच विचार आने लगे उसे। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होंगी पुड़ियों की तस्वीर में आने लगी। आहा, कितनी अच्छी लाल लाल पुड़ियां तली गई होंगी, नरम नरम फुली फुली, तरह तरह प्रकार के विचार से वो खुश हो रही थी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही और कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की खुशबू फैल गई थी और अच्छी तरह से उसकी वो सभी प्रकार की जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, पूरा वातावरण खुशबूदार हो गया था। एक पुड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। वो सोच रही थी, अरे कितनी अच्छी पुड़ियां होंगी, अगर एक भी पुड़ी मुझे मिल जाती, हाथ में लेकर उसे मैं देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं, क्या हो रहा है चलो देखूं तो सही। वो सोच रही है, मैं क्यों न चलकर वहां किसी भी तरह से मैं जाऊं और कड़ाह के पास बैठ जाऊं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई, रेंगती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। और सोचकर वो कड़ाह के पास आकर रेंगती हुई किसी भी तरह से सबकी नजरें बचाकर वो कड़ाह के पास बैठ जाती है। यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है, और बूढ़ी काकी को उतनी ही शांति मिली जितनी किसी भूखे कुत्ते को मालिक अभी मुझे देगा, खाना खा रहा है इसके बाद मुझे देगा, जितनी वो उसे एकदम धैर्य रखकर धीरज रखकर बैठता है, उतनी ही धीरज आज बूढ़ी काकी में